हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। आइए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इंट्रोडक्शन अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को इनिशियली ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला गया। क्या बोला गया? ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन विट्रियोल यानी कि FeSO4.7H2O के थ्रू ऑब्टेन किया गया था, तो इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोल दिया। उसके बाद बहुत सारी प्रोसेसेस आ गए, हल्के हल्के लैब प्रिपरेशन में आया, ये बनाया गया तरह तरह से। तो अभी उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसकी स्टेट देख लीजिए। ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट में हॉट स्प्रिंग में ट्रेसेस में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेसेस में ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। दूसरा, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है मोस्टली इन सॉल्ट्स इन मिनरल ऑफ द मेटल सल्फाइड्स। सॉल्ट की फॉर्म में मिनरल्स ऑफ द मेटेलिक सल्फाइड में पाया जाता है ये। उसके बाद जनरल प्रिपरेशन पे आए तो बड़ी कॉमन प्रिपरेशन सही है। सल्फर के साथ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड का जब रिएक्शन कराते हैं तो 6NO2H2O और H2SO4 मिलता है। उसके बाद क्लोरीन का SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCl और H2SO4 मिलता है। देखिए, SO3 का H2O के साथ रिएक्शन कराएं H2SO4, और सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2 को वो हाइड्रोलिसिस कराएं यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। इस तरह से आप वेरियस तरीके से H2SO4 को ऑब्टेन कर सकते हैं, पर ये बड़े जनरल प्रिपरेशन है। मेन प्रिपरेशंस का जो तरीका है इंडस्ट्रियली या लार्ज स्केल पे, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वेरियस स्टेप्स में परफॉर्म होता है रिएक्शन, और इसको स्टेप वाइज परफॉर्म करके प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 किया जाता है। उसका पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखिए, H2SO4 बनाना है तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? SO2 के प्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले SO2 का प्रोडक्शन करेंगे बाय बर्निंग ऑफ सल्फर या आयरन पायराइड। आयरन पायराइड मींस FeS2, आयरन का सल्फाइड। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन एक्सेस ऑफ एयर बर्न करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ SO2 बाय द बर्निंग ऑफ सल्फर और आयरन पायराइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। बर्निंग का मतलब ही यही है। इन स्पेशल टाइप ऑफ चैम्बर विच इज नोन एज सल्फर और पायराइड बर्नर्स। इसका जो चैम्बर होता है जहां ये काम किया जाता है उसको बोलते हैं सल्फर और पायराइड बर्नर। ये नाम याद रखिएगा। तो देखिए क्या रिएक्शन होता है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन के रिएक्शन से SO2 बन गया, या 4FeS2 आयरन पायराइड जिसे कहते हैं। इसके साथ में देखिए 11O2 ज्यादा ऑक्सीजन ली गई है तो Fe2O3 ये बना और SO2 बन गया। इस तरह से आप SO2 बना लेते हैं। अब देखिए, यहां पर SO2 है और ऑक्सीजन है ज्यादा अमाउंट में, इनका मिक्सचर हमारे सामने मिलेगा। अब दो तीन बातें ध्यान देनी है। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमको यहां मिल रहा है, उसके फॉर्मेशन के समय जब ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, या आयरन पायराइड का जो सल्फर वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इट बर्न्स इन एयर विद द पेल ब्लू फ्लेम। ये पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, और साथ में थोड़ा सा SO3 भी बन जाता है। हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेसेस में बन जाता है। अब इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। और साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम यहां पे SO2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम जो एयर लेते हैं ना, एयर में तो ऑक्सीजन है वो 20% है, बाकी तो नाइट्रोजन है। तो हम इसको प्योरीफाइड एयर लेते हैं। कौन सी एयर लेते हैं? प्योरीफाइड एयर। तो इसके लिए यानी कि ऑक्सीजन को प्योर करके ले लेते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन ही है मेनली, नाइट्रोजन पार्ट उसका रिमूव किया जा सकता है, यानी प्योरीफाइड ऑक्सीजन कह सकते हैं आप। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है कि वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी नहीं होती है। अदरवाइज
नाइट्रोजन जो कि अनरिएक्टिव होती है उसको हीट देनी पड़ेगी। तो हमें हीट पहुंचाने देनी है सल्फर और ऑक्सीजन को, जिससे कि SO2 बने। और हमारी हीट कहां ट्रांसफर होगी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में? नाइट्रोजन जो कि 80% है, अनरिएक्टिव है, उसे बर्न करने में। तो हम पहले ही नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, यानी प्योरीफाइड एयर लेते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन हो चुका है। तो हमारी सारी की सारी दी गई हीट एनर्जी SO2 के प्रोडक्शन में खर्च हो जाती है। इस तरह से आपको एक मिक्सचर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे रिएक्शन में SO2 लिखा है, लेकिन यहां पर इनफैक्ट कलेक्शन है, एक मिक्सचर है SO2 और ऑक्सीजन का। यह मिक्सचर अब प्योरीफिकेशन यूनिट में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसको प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है अगर इसके अंदर तरह तरह की इंप्योरिटी आ गई हैं तो नाउ द मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 इज पास थ्रू द प्योरीफिकेशन यूनिट। तो अब इसके बाद पहला स्टेप जब जिसमें कि SO2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर बन गया, उसे प्योरीफिकेशन यूनिट में ले जाएंगे और वहां के डिफरेंट चैम्बर से होकर ये निकलेगी और उसके बाद कॉन्टैक्ट चैम्बर में जाएगी। तो प्योरीफिकेशन यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं, ये इस बात को समझ लें। तो इन द फर्स्ट स्टेप जो हमारे सामने मिक्सचर आया SO2 और ऑक्सीजन यानी एयर का, वो मिक्सचर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। और वो इंप्योरिटीज क्या हैं? पहली इंप्योरिटी होती है डस्ट पार्टिकल और पायराइट डस्ट। जो आयरन पायराइट होता है उससे जो डस्ट निकलती है उसे कहते हैं पायराइट डस्ट। उसकी इंप्योरिटी को रिमूव करना बहुत जरूरी है। और दूसरी होती है आर्सेनस ऑक्साइड की इंप्योरिटी, आर्सेनिक के ऑक्साइड की इंप्योरिटी, क्योंकि आर्सेनिक हमेशा इन्वॉल्व हो जाता है जो पॉइजनस कर देता है सिस्टम को। तो देखिए क्या करते हैं, इन इंप्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अदरवाइज अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो स्पेशली द आर्सेनस ऑक्साइड जो कैटालिस्ट हम अगले स्टेप में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के स्टेप में यूज करेंगे, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, उसकी एफिशिएंसी को रेंडर कर देता है, रोक देता है, खराब कर देता है। तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 जो होने वाला है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आउटपुट या यील्ड कम हो जाएगी। मींस दीज इंप्योरिटी मस्ट बी रिमूव, अदरवाइज दीज विल डीएक्टिवेट और पॉइजन द कैटलिस्ट। They will poison the catalyst used in the reaction in step 2 and reduce the efficiency of the जो भी हमारे सामने H2SO4 आने वाला है उससे, यानी रिएक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो यील्ड ऑफ H2SO4 कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो प्योरीफिकेशन यूनिट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अब इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, एक टॉवर होती है उसमें डस्टिंग टॉवर, जिसके थ्रू हम रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल को। और डस्ट कौन सी है? डस्ट पार्टिकल मींस पायराइट डस्ट को। इसके लिए ऊपर से इसके ऊपर स्टीम गिराई जाती है, ब्लोअर की तरह स्टीम गिराई जाती है उसके ऊपर, जिससे कि डाउनवर्ड ब्लो ऑफ स्टीम के थ्रू डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि पायराइट डस्ट को रिमूव कर लेते हैं। दूसरा, कूलिंग पाइप के थ्रू इस मिक्सचर को ठंडा करते हैं। ये ठंडा करना जरूरी है, टेम्परेचर डाउन करते हैं क्योंकि पहले स्टेप में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। उसके बाद स्क्रबिंग टॉवर के थ्रू पास करते हैं। अगले इसी प्योरीफिकेशन यूनिट में तीसरा लेवल होता है स्क्रबिंग टॉवर, वहां पे स्क्रबिंग होती है। तो ये गैसेस में से जितनी बची खुची डस्ट है वो भी निकल जाती है, यानी पायराइट डस्ट पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। फिर आता है ड्राइंग टॉवर, यहां पर इसको ड्राई करते हैं अगर इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। और हम जानते हैं कि H2SO4 जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, डाउनवर्ड स्प्रे इस मिक्सचर के ऊपर। तो मॉइस्चर इसमें से रिमूव हो जाता है बाय यूजिंग दी कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे। उसके बाद फाइनली हम आर्सेनिक प्योरीफायर लगाते हैं। ये जो आर्सेनस ऑक्साइड की इंप्योरिटी, इसको रिमूव करने के लिए ये डिवाइस होती है आर्सेनिक प्योरीफायर। और इसके लिए हम इस मिक्सचर के ऊपर जो ऑक्सीजन और SO2 का मिक्सचर था, इसके ऊपर FeOH होल थ्राइस का स्प्रे करते हैं। जब FeOH होल थ्राइस का स्प्रे करते हैं या इसके थ्रू पास करते हैं इस गैसवस मिक्सचर को, तो इसमें से आर्सेनस ऑक्साइड की इंप्योरिटी रिमूव हो जाती है थ्रू द आर्सेनिक प्योरीफायर। और हमको जो अब मिक्सचर मिला ऑक्सीजन और SO2 का, वो प्योर मिक्सचर है जिसमें से इंप्योरिटी निकल चुकी हैं और उसको थर्ड स्टेप पे ले आते हैं, मींस नेक्स्ट स्टेप पे ले आते हैं। ये तो एक प्योरीफिकेशन यूनिट थी, तो स्टेप 2 बनेगा जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन प्रोसेस, जहां पे कॉन्टैक्ट चैम्बर में उसको पास करते हैं। आइए अब उसके बारे में समझें, वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो हमारे सामने जो प्योरीफाइड मिक्सचर ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन था, जिसमें मेनली SO2 थी, वो प्योरीफिकेशन के बाद जो मिला, अब उसको हम ले जाते हैं अगले स्टेप पे कैटालिटिक टॉवर में या कैटालिटिक चैम्बर में, जहां पे हम करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू कन्वर्ट इट इनटू SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करके SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो SO3 बन जाता है। और इसके लिए जो चैम्बर यूज कर रहे हैं वो है कॉन्टैक्ट टॉवर।
तो देखिए 2SO2 प्लस O2 एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर है, इसके साथ में रिएक्शन हुआ इसका इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड P2O5 और टेम्परेचर था 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था 1 to 2 ATM। इन तीन कंडीशंस में जब रिएक्शन होता है तो SO3 बनती है और हीट इवॉल्व होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इनिशियली इसको हीट किया जाता है, बाद में हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे देखिए जो कैटालिस्ट यूज हुआ वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, या हम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस भी यूज कर सकते हैं, पर करते हैं हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज मेनली। टेम्परेचर और प्रेशर आपको बता दिया मैंने, 450 से 500 टेम्परेचर और 1 to 2 ATM प्रेशर। यहां पर जो SO3 मिलता है हमको SO2 के ऑक्सीडेशन से, उसमें 98% ऑफ SO2 कन्वर्ट हो जाता है, 98% ऑफ द SO2 यूटिलाइज हो जाता है और वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एफिशिएंसी रेट बहुत ज्यादा है इस सिचुएशन में। ये V2O5 जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, इट इज प्रेफर्ड एज ए कैटालिस्ट ओवर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। यहां पे हम जो प्लेटिनम या प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस ले रहे हैं उसके रिलेशन में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को प्रेफर किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। रीजन इसका ये है कि जो भी इंप्योरिटी अभी हमने डिस्कस की थी उनके लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड वेरी वेरी लेस ससेप्टेबल है, जबकि ये प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस बहुत जल्दी रिएक्शन करके इंप्योरिटी के साथ ससेप्टेबल होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हम प्रेफर करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए हम पोटेशियम ऑक्साइड एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं। अभी जो आपने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ SO3 हो रहा है SO2 से इन कैटालिटिक चैम्बर, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, इस बात को समझें। तो हमने जैसा कि अभी देखा कि जब SO2 से SO3 में कन्वर्जन होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट अपने आप इन्वॉल्व होने लगती है रिएक्शन में, और ये हीट होती है 45 किलो कैलोरी के आसपास। अब जब हीट अपने आप इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर तो हायर हो चुका है, तो हम इसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हायर नहीं करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा यील्ड हो SO3 की, लार्जर अमाउंट ऑफ SO3 मिल जाए SO2 से कन्वर्ट होके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, तो हमें टेम्परेचर को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। बहुत रिड्यूस कर देंगे तो यील्ड कम हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं 450 से 500। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस बात पे बेस्ड है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहलाता है, ये जो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल क्या है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है तो हमको टेम्परेचर को लोअर कर देना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सोथर्मिक होने से हीट तो पहले से उसमें आ गई है। तो अगर हम टेम्परेचर को लोअर कर देंगे तो हमें ज्यादा यील्ड मिलेगी, लेकिन बहुत लो नहीं कर सकते। हम 450 से 500 का ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं फॉर बेटर यील्ड। मींस तो ध्यान दीजिएगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी ज्यादा SO3 का बनना जिसे हम बोलते हैं, द फॉरवर्ड रिएक्शन takes place with higher yield of SO3 by lowering the temperature because it is an exothermic reaction। आपको समरी पूरी बता दी मैंने। अब आते हैं प्रेशर पे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो प्रेशर के रिलेशन में फेवर होता है वो होता है हाई प्रेशर से, यानी प्रेशर को हाई कर दें। ये भी ली शैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर प्रेशर को हाई कर दिया, टेम्परेचर को लो कर दिया थोड़ा, तो रिएक्शन बहुत तेजी से होगा और बेटर यील्ड ऑफ SO3 मिलेगी। आप देख सकते हैं यहां क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए यहां पे 2 वॉल्यूम SO2 के और 1 वॉल्यूम O2 का मिलने से 2 वॉल्यूम SO3 के मिल रहे हैं। मींस हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो गया। ये बॉयल्स लॉ को भी फेवर कर रहा है। तो देखिए हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हाई नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज पाइप्स डैमेज हो जाएंगे। तो हम नॉर्मल वे में 1 से 2 एटमॉस्फेरिक या मैक्सिमम 3 एटमॉस्फेरिक तक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इस तरह से जो कांटेक्ट प्रोसेस के कांटेक्ट चैम्बर में हमारे सामने जो SO3 बन के आया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू, उसको अब हम पास करते हैं एब्जॉर्प्शन टॉवर में। नेक्स्ट टॉवर जिसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन टॉवर। तो देखिए एब्जॉर्प्शन टॉवर में SO3 लगभग 98% कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 98% अमाउंट है, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। इसके साथ में SO3 एब्जॉर्ब कराया जाता है, उसमें मिक्स कराया जाता है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है SO3 H2SO4 में। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है और 98% H2SO4 है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहलाता है ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 इन एब्जॉर्प्शन टॉवर। हम कभी भी डायरेक्ट H2SO4 नहीं बनाते हैं SO3 में वाटर को मिला के।
अभी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वैसे भी ये H2SO4 पानी के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है, तो हमें अवॉइड करना होता है SO3 का फॉर्मेशन ऐड करके वाटर के साथ में H2SO4 को बनाना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओलियम को ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए वेपर्स ऑफ SO3 को जब पास करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के ऊपर, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है H2S2O7। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये काम एब्जॉर्प्शन टॉवर में होता है। उसके बाद इस H2S2O7 का डाइल्यूशन करते हैं एक टैंक में, जिसे कहते हैं डाइल्यूशन टैंक। अब इस ओलियम को ले जाके हम डाइल्यूट करते हैं विद डिजायर्ड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर के साथ मिलाते हैं हम इस ओलियम को, तो हम अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन के हिसाब से H2SO4 को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो H2S2O7 में वाटर मिलेगा तो H2SO4 मिलेगा, ये डिजायर्ड कंसंट्रेशन में होगा और प्योर वाटर सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं, कभी भी हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम ओलियम से H2SO4 को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने देखा उसमें ओलियम का फॉर्मेशन हमने किया था कैसे, SO3 में कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिलाकर एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 मिलाया और ओलियम को ऑब्टेन किया, और ओलियम का डाइल्यूशन करके सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑब्टेन किया। हमने क्यों नहीं डायरेक्ट SO3 में वाटर को मिला के H2SO4 को ऑब्टेन किया, आइए उस रीजन को समझ लेते हैं। देखिए ऑल्सो वी नो कि SO3 एसिड एनहाइड्राइड है, किसका, H2SO4 का। SO3 एसिड एनहाइड्राइड है और वो भी सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, लेकिन हम फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि SO3 में डायरेक्टली वाटर को डिसॉल्व कर दें, एब्जॉर्ब करा दें ताकि हम H2SO4 ऑब्टेन करें। रीजन इसका ये है कि प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जैसे ही हम SO3 के साथ में वाटर को मिलाएंगे डायरेक्टली तो डेंस फ्यूम बनेगा H2SO4, लेकिन डेंस धुएं जैसा फॉग बन जाएगा जिसमें H2SO4 के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और इससे प्रोडक्शन ऑफ डेंस फॉग ऑफ द H2SO4 पार्टिकल हो जाता है, जिसको कंडेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा सारी मेहनत बेकार हो जाएगी कांटेक्ट प्रोसेस की, क्योंकि हमें धुएं की फॉर्म में H2SO4 मिलेगा, हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते लिक्विड फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम SO3 के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिला देते हैं, उससे हमको ओलियम मिल जाता है और ओलियम का डाइल्यूशन करके हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से डाइल्यूशन करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने इस वीडियो में कॉन्टेक्ट प्रोसेस इन डिटेल समझा और वेरियस इंट्रोडक्टरी प्रोसेस ऑफ चीज़ों को देखा है H2SO4 की। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू।